एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं मियोसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने माइटोसिस तक कंप्लीट कर दिया था। इस बार हम लोग मियोसिस से चालू करेंगे। ठीक है, मियोसिस हेडिंग लगाओ। मियोसिस, चलो सबसे पहले इनके साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं। हम लोग ने माइटोसिस में क्या पढ़ा था? हम लोग ने माइटोसिस में बर्गर और वाल्टर, स्ट्रेस बर्गर और वाल्टर फ्लेमिंग, बर्गर और वाटर खाया था हम लोग ने माइटोसिस में। तो अब क्योंकि हमने बर्गर खाया तो अब हमारे पेरेंट्स को पता चल गया कि हम लोग ने बर्गर खाया, तो वो क्या चाहते हैं कि फार्मर ज़्यादा बढ़े। फार्मर ज़्यादा बढ़ेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा होंगे, तो वो ही ज़्यादा बिकेंगे और वही ज़्यादा हम लोग खाएंगे। ये हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि हम लोग ने बर्गर खाया विच इज़ अनहेल्दी। ठीक है, तो फार्मर एंड मोरे या मोर या जो भी आपको मिले, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी स्ट्रेस बर्गर तो आएगा ही। बर्गर और वाटर, वो लोग कितना भी हेल्दी खाने को बोले, हम तो अनहेल्दी खाएंगे। तो स्ट्रेस बर्गर इन्होंने डिस्कवर किया था और इन लोगों ने एक्सप्लेन किया था मियोसिस को। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों, मैं आपको बताती हूँ अभी। मियोसिस की प्रोसेस कैसी होती, देखो ये एक सेल है जो कि है 2n, ठीक है। इसको अंडरगो करना है मियोसिस, तो सबसे पहले वो करेगी मियोसिस 1। क्या करेगी? मियोसिस 1, एक एन बनाएगी, दूसरा एन बनाएगी, ठीक है। ये क्या हुआ? 2n से n, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। क्या हो गए? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि हाफ हो तो रिडक्शनल यानी रिड्यूस होना, हाफ होना। उसके बाद होगा मियोसिस 2, दोनों की दोनों एन सेल्स का होगा मियोसिस 2, और दोनों की दोनों एन सेल्स और दोनों की दोनों एन सेल्स बनाएगी। जो मियोसिस 2 है उसमें क्या रिडक्शनल डिवीजन हुआ? क्या n/2 हुआ? नहीं। तो इसीलिए मियोसिस 2 को हम लोग बोलते हैं कि उसकी जो प्रोसेस है इट इज एज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में भी तो ऐसा ही होता है, जो n 2n होता है वो 2n रहता है। यहाँ पर 2n ना हो करके n है तो वो n ही रहेगा, इसलिए मियोसिस 2 इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। ठीक है। कहाँ कहाँ पे हो सकती है मियोसिस? वो वहाँ पे हो सकती है जहाँ जहाँ पे माइटोसिस नहीं हुई, जैसे कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स। इधर होगी मियोसिस। मियोसिस के स्टेजेस, पहले तो हम मियोसिस 1 से शुरू करते हैं। मियोसिस 2 तो बहुत इजी है क्योंकि माइटोसिस जैसा ही होगा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस सब सेम होगा। मियोसिस 1 थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो मियोसिस 1 है तो इसके स्टेजेस भी सिमिलर ही होंगे। प्रोफेस 1, क्योंकि ये मियोसिस 1 है तो इसको प्रोफेस 1 बोलेंगे। ये सिर्फ प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस बोलेंगे तो मियोसिस 1 और 2 पे कंफ्यूजन रह सकती है ना, वो आपको नहीं करना। तो प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1। इतना तो समझ गए ना हम लोग, ये तो हम सबको पता है। अब प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज है। क्या है ये? मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ मियोसिस 1। क्यों ऐसा? क्योंकि ये प्रोफेज 1 जो है वो फर्दर डिवाइडेड है कुछ और स्टेजेस में, जैसे कि लेप्टोटीन,
जाइगोटीन, पैकीटीन या पेकाइटीन या जो भी आपको बोलना है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बाप रे, ये इतना बड़ा क्या आ गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टली बताऊं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो सेल डिवीजन के चैप्टर में से आएंगे वो इसमें से आएंगे, क्योंकि ये है ना कंफ्यूजिंग है थोड़ा। ये हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो जैसी लाइन होगी वैसी लाइन बैठी होगी क्वेश्चन में, लेकिन इसको याद रखना कंफ्यूजिंग रह सकता है, तो वो मैं आपको बता, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, इजी है, याद रह जाएगा। ध्यान से सुनना, पहले स्टोरी सुनो, ठीक है। एक इंसान है, बॉय, वो बॉय को क्या बोलेंगे हम, गाय। वो गाय का नाम रख देते हम लोग, क्या रखे, समीर या कुछ भी, राहुल या रोहित या जो भी रख दो, समीर रखते, चलो। उसको जाना है पिकनिक पे। उसको पिकनिक पे क्यों जाना है, क्योंकि उसकी नीट की एग्जाम हो गई है, उसने दे दिया, उसकी एग्जाम अच्छी गई है, अगले दिन उसको पिकनिक पे जाना है, ठीक है। तो वो जाएगा पिकनिक पे। पिकनिक में इंसान अगर जा रहा है तो वो क्या लेके जाता है, स्नैक्स लेके जाता है, तो वो भी लेके जाएगा स्नैक्स। समीर लेके जाएगा स्नैक, एस समीर स्नैक लेके जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सुनो। समीर स्नैक्स लेके जाएगा अपने पिकनिक पे। उसका फेवरेट स्नैक है नाचोस। अब अगर आप सोचो नाचोस के साथ अगर हमको कुछ खाना हो तो सबसे ज्यादा नाचोस के साथ क्या चीज खाई जाती है, डिप, नाचोस की डिप। तो नाचोस और उसकी डिप, वो दोनों चीज समीर लेकर के जाएगा गार्डन में या पिकनिक में या जहाँ पर भी जा रहा है वो। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि समीर एक लड़का है, यानी वो एक गाय है, वो उसको क्या लेके जा रहा है, डिप लेके जा रहा है नाचोस की, उसको पैक करके जा रहा है वहां पर पिकनिक में या जहाँ पर भी जा रहा है वो पैक करके जा रहा है। पर लेकिन उसको 2 डिप चाहिए, उसको एक डिप इनफ नहीं है, उसको 2 डिप चाहिए, ठीक है। इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन है इस पूरी स्टोरी में जो आपके बहुत काम की है। एक वो गाय, एक उसको 2 डिप चाहिए, बस इतना। तो अब हम लोग इसको करते हैं, लेट जाइगो पैक डिप डाया। लेट तो समझ में आ गया, लेप्टोटीन इज लेट, ठीक है। जाइगो यानी गाय, जाय गाय ऐसे राइम कर रहा है तो इसलिए जाइगोटीन यानी गाय। पैक कर रहा है वो डिप को, तो पैकीटीन और डिप्लोटीन। डाया यानी 2, तो डायाकाइनेसिस। दोनों डी में कंफ्यूज मत हो ना, 2 डी अलग अलग है, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेजेस और इन सभी स्टेजेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हर स्टेज में क्या क्या होता है, तो उसकी टेंशन मतलब अभी से आपको नाम लर्न करना है। लेट जाइगो पैक डिप डाया, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। या उसको आप ऐसे पार्ट करके भी कर सकते हो, 3 ऊपर के 2 नीचे के। 2 डी की है वो तो पता चल गया, पहले डिप करेगा फिर 2, उसको रियलाइज होगा कि 2 डिप करने, तो पहले डिप्लोटीन फिर डायाकाइनेसिस, फिर 3 ही बचे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन। तो इजी है लर्न करने के लिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो एक एक स्टेज के साथ चालू करते हैं। स्टेजेस समझने के लिए आपको फुल कंसंट्रेशन से समझना होगा, तो आप समझना उसके बाद लिखना, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको जो समझाऊंगी वो ध्यान से सुनना। अभी पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, बाद में लिखते रहना। ये हमारी सेल है, ठीक है। सबसे पहला स्टेज होगा वो होगा लेप्टोटीन, है ना। लेट जाइगो पैक डिप डाया, पहला लेप्टोटीन होगा। तो लेप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो प्रोफेज में होना चाहिए। लेप्टोटीन इजी है, या तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम या कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें थिन क्रोमेटिड थ्रेड्स तो दिखते हैं, पर कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन चालू हो चुका होता है, ठीक है। तो लेप्टोटीन ये स्टेज है। उसके बाद आती है पैकेटिन। तो लेप्टोटीन तो बहुत इजी है, इतना कुछ हो मगजमारी नहीं, ठीक है। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, पैकेटिन के पहले ये समझ लो, देखो ये जो 2 है वो है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये जो 2 है ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो एक ही घर में रह रहा है वो बहनें हैं, जो अलग अलग घर में रह रहे हैं वो बहनें नहीं है, ठीक है।
एक इस क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं यूनिवैलेंट और इन दोनों को मिला के बोलते हैं बाइवैलेंट और टेट्राड। क्यों टेट्राड? क्योंकि जो ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे देखा जाए उंगलियां 4 है, क्रोमेटिड्स 4 है, तो टेट्राड। बाइवैलेंट यानी 2 क्रोमोसोम, एक यानी एक क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो 2 क्रोमेटिड है वो सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एक ही घर में जो 2 बहनें रह रही है वो सिस्टर, 2 अलग अलग घर में जो 2 बहनें 2 लड़कियां रह रही है क्या वो बहनें होगी? ऑब्वियसली नहीं, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो पैकेटीन के अंदर ही ये बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? बाइवैलेंट और टेट्राड, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सिनेप्सिस यानी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पहले क्रोमोसोम कैसे थे? ध्यान से सुनते रहना। पहले क्रोमोसोम थे ऐसे, जब कंडेंसेशन हो रहा है तब ऐसे हो रहा है, पर पैकेटीन में आने के बाद वो ये जो 2 क्रोमोसोम है वो हो जाएंगे पैर। समझ में आया इतना? इधर मैंने एक ही क्रोमोसोम बनाया पर इधर मैंने 2 बनाया, मतलब इधर एक ऊपर एक नीचे बनाया, इधर मैंने 2 साथ में बनाया, पर मैं दोनों को एक एक क्रोमोसोम बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि इधर जो मैंने बनाया ये एस फेज के बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी थी तो एक एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे बन गया था, ये उस वाला है। समझ रहे हो? डीएनए की जब एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है पर क्रोमोसोम नंबर वैसे के वैसे रहते हैं। मैंने आपको माइटोसिस में डिटेल में पढ़ाया था। तो क्रोमोसोम नंबर वैसे के वैसे क्यों रहते हैं? क्योंकि ऐसा वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एस फेज के पहले होता है। एस फेज आई यानी डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो वो क्रोमोसोम ऐसा होगा। ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, पर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वो कौन से स्टेज पे है। तो अभी इसमें डीएनए कंटेंट तो इससे डबल हो गया पर क्रोमोसोम नंबर तो दोनों में एक एक ही है, ठीक है। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है वो मैंने इधर बनाया, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने क्या कर दिया? दोनों को पैर कर दिया। यहाँ पर इसको मैंने दोनों को पैर कर दिया। अब आप लॉजिकली सोचो, जब ये अलग और ये अलग थे तो 2 क्रोमोसोम्स थे, पर मैंने जब इन दोनों को पैर कर दिया और मान लो ये दोनों साथ में ही रहे, इसको एक कंसीडर करो तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। समझ रहे हो? ये एक काम करो, इसको भी होल्ड पे रखो, मैं वापस इस पे आती हूँ थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सी देर के बाद खाली। तो ये पैकेटीन हुआ। पैकेटीन में एक और चीज होती है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ है तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्सिस होगा इसीलिए उसमें फॉर्मेशन होगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। किसका? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो इसके बीच में बनता है, क्या बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, याद रखना, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या था? कॉम्पैक्शन सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, 2 चीज हमारी खत्म हुई। लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन, पैकेटीन में होमोलोगस का पेयरिंग, बाइवैलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन, सिनेप्सिस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? देखा मैंने गलती कर दी ना, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आता है। ये सब चीजें जाइगोटीन में होती, मैं लिख रही, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। अब आएगा पैकेटीन। ये जो मैंने बोला वो सब सही ही है, बस खाली इतना चेंज कर दो, वो पैकेटीन की जगह जाइगोटीन है, उतनी मिस्टेक हुई है सिर्फ। नेक्स्ट अब हम आते हैं पैकेटीन में। पैकेटीन के अंदर क्या होता है? इसमें सिनेप्सिस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये सब फॉर्म हो चुका है, पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो 2 क्रोमोसोम है ये आपस में करे क्रॉसिंग ओवर। क्या करे? क्रॉसिंग ओवर। क्यों ऐसा? देखो, ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है हमारे, ठीक है। इसको हम लोग ने जाइगोटीन में पैर किया। पहले तो 2 क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हुई लेप्टोटीन में, फिर हम लोग ने पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर उसके बाद सिनेप्सिस, वो मतलब सिनेप्सिस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स,
बन गया। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है हमारे, हमको इसकी क्रॉसिंग ओवर करनी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि ये क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे क्रॉस होगा। ये क्रॉस है तो ये क्रॉस होगा। क्यों ऐसा क्रॉस होगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका डीएनए और इसका डीएनए, इसका ये वाला डीएनए, इसका ये वाला डीएनए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए। क्या हो जाए? एक्सचेंज। उससे क्या होगा कि क्योंकि डीएनए एक्सचेंज होगा तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो पेरेंट क्रोमोसोम से अलग हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम पेरेंट क्रोमोसोम का था, ये दूसरे पेरेंट का है, मेल का फीमेल का है, जो भी है पेरेंट क्रोमोसोम है वो वैसे के वैसे अगर बच्चे के अंदर आते रहेंगे तो फिर इसका मतलब सारे सिबलिंग सेम दिखेंगे, पर ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर अपना पर्सनल क्रॉसिंग ओवर होता है, मेल के अंदर पर्सनल क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से जो मेल और फीमेल की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो एग्जैक्टली सेम सिबलिंग में नहीं जाती। हालांकि और भी सिबलिंग मतलब बच्चों में और फिर सिबलिंग में अलग अलग होती है। हालांकि और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग दिखने के सिबलिंग के। कभी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर उसमें से एक फैक्टर ये है कि जीन्स की क्रॉसिंग ओवर होती है। कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। तो क्रॉसिंग ओवर करनी है हमको। क्रॉसिंग ओवर करने के लिए हमको चाहिए होगा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का फॉर्मेशन। किसका? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। अब क्योंकि इजी हो आपको समझना तो मैं एक को ब्लैक और एक को ग्रीन बनाती हूँ। एक क्रोमोसोम को ब्लैक, एक क्रोमोसोम को ग्रीन। अब पहले आप साइड पे ये समझ लो कि क्रॉसिंग ओवर होती क्या है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। वाह बढ़िया, क्या तो बात बोल दी। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ आके होगा क्रॉस। क्या होगा? क्रॉस। तभी तो इसका नाम क्या है? क्रॉसिंग ओवर। नहीं तो क्या मजे आ रहे हैं उनको रखने के लिए? कुछ भी नहीं। दिख रहा है क्रॉस होता हुआ? ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस में होती है? पैकेटिंग में। क्रॉसिंग ओवर होने के लिए क्या जरूरत होती है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का फॉर्मेशन, जो कि किससे फॉर्म होना चाहिए? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ये नई चीज आई कहाँ से? कुछ एंजाइम से आई। तो किस एंजाइम से आई? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कहाँ से आई? रिकॉम्बिनेज एंजाइम से आई। एंजाइम से उसका नॉड्यूल का फॉर्मेशन हुआ। जो नाम नॉड्यूल का है वही नाम एंजाइम का। तो क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर के बाद आउटकम क्या आता है? ये जो ऊपर का 2 क्रोमेटिड है और साइड का क्रोमेटिड है वो तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, पर जो नीचे का क्रोमेटिड है ना उसमें जो डीएनए है वो थोड़ा सा ग्रीन क्रोमोसोम का भी आएगा। समझ रहे हो क्या किया मैंने? इसमें भी ग्रीन क्रोमोसोम जो है वो 3 क्रोमेटिड तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, पर जो चौथा क्रोमेटिड है जिसके साथ क्रॉसिंग ओवर हुई है उसमें थोड़ा सा ब्लैक क्रोमोसोम आएगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये इसीलिए आती है ताकि हर किसी डॉटर सेल के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हो। यही तो फंक्शन है मेरे मियोसिस का। नहीं तो माइटोसिस तो जैसा पेरेंट सेल था वैसा सेम टू सेम डॉटर सेल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एकदम रेप्लिका है पेरेंट सेल का। लेकिन मियोसिस में फर्क होता है। ठीक है, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। ये बात हो गई हमारी पैकेटिन की। अब 3 हो गए, उसके बाद 2 डी के बाद किए। एक है डिप्लोटिन, दूसरा है डाइकाइनेसिस। तो पहला है डिप्लोटिन और दूसरा है डाइकाइनेसिस। डिप्लोटिन के अंदर होता है काइनेमेटा का फॉर्मेशन। ये नया वर्ड है। एक चीज याद रखो, क्रॉसिंग ओवर जिधर होगी उधर काइनेमेटा का फॉर्मेशन होगा। सी काइनेमेटा क्या है? काइनेमेटा इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या है? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। मैंने जो ये क्रॉसिंग ओवर की, पहले तो 2 अगर क्रोमोसोम है वो दोनों अगर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल के साथ मिल करके क्रॉसिंग ओवर करते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर उसके बाद अलग भी होंगे तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होने लगते हैं। अब क्योंकि मैंने इधर तो लिखा नहीं है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, तो इसलिए डिप्लोटिन में होता है। डिप्लोटिन में क्या होता है?
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो अच्छी बात है, सेपरेट होते हैं, पर लेकिन एंड जो होता है क्रोमोसोम का वहां से सेपरेट नहीं होते, जिसकी वजह से एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायस्मेटा। यही एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर वो है जहां पर डीएनए का एक्सचेंज होता है। समझ रहे हो, डीएनए का एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, कायस्मेटा पे। कायस्मेटा इज अ प्लेस जो कि एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक जगह है जहां पर डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस, जो क्रॉस एक दूसरे के ऊपर हो रही है वो प्रोसेस। कायस्मेटा इज अ लोकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस, दोनों में फर्क है, ठीक है। पैकिटीन में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर और कायस्मेटा में हो रहा है डीएनए का एक्सचेंज, और डिप्लोइडिन में भी हो रहा है कायस्मेटा का फॉर्मेशन, ठीक है। ये दो चीज हुई। इसके अलावा एक और चीज होती है डिप्लोइडिन में, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो ऊपर हमारा बना था जाइगोटीन में वो इधर डिसॉल्व हो जाएगा। डायकाइनेसिस में भी डिसॉल्व होगा कायस्मेटा, तो टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा। कायस्मेटा का टर्मिनेशन होता है। इसके अलावा ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी कि क्या होगा इसमें, वो ही सब चीजें जो हम लोग ने माइटोसिस के प्रोसेस में पढ़ा था। क्या क्या चीजें पढ़ी थी अपने, कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, पूरा का पूरा कंडेंसेशन कंप्लीट होने लगता है, ये सब चीजें क्या होती है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, तो वो सब चीजें इसमें होगी। और क्योंकि ये बहुत लोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है तो मैं इसको अच्छे से आपको समझाती हूँ वापस, प्लस इसको आपको याद करा देती हूँ। मजा तो तब आएगा ना जब याद रह जाएगा सब, तो अभी याद करते चलो। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। सबसे पहले मैं आपको याद कराती हूँ। आप ऐसे याद रख सकते हो, लेप्टोटीन एल है तो इसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी भी देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लेप्टोटीन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो हमने अभी तक के एक्सपीरियंस से क्या देखा, पहले स्टेज में कोई भी डिवीजन हो, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, पहले डिवीजन में, पहले स्टेज में किसी भी डिवीजन के होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम या कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, तो वो इसमें होगा, ठीक है। लेप्टोटीन डन, चलो एक चीज हो गई। जाइगोटीन, अब आपको इसको ऐसे याद रखना है, हमने हमारा जाइगोटीन कैसे याद रखा था, गाय से, जब हमने ये सीरीज लर्न की थी, लेट जाइगो पैक डिप्ड आया, तो गाय से याद रखना है। तो हमारा जो भोला सा शब्द समीर है, वो जो गाय है दैट इज शाय, गाय इज शाय। शाय का है एस, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन, सिनेप्टोनीमल का फॉर्मेशन, दोनों एस से होगा। अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस अगर आप सोचो तो आपको दिमाग में फोटो इस चीज का आ जाना चाहिए। अगर इस चीज का फोटो आएगा तो इसकी सारी लेबलिंग्स भी आएगी, यूनिवेलेंट, बाइवेलेंट, टेट्राड, सिस्टर, नॉन सिस्टर और होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको होमोलोगस भी बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि दो क्रोमोसोम जो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, तो उसकी पेयरिंग होती है। तो जाइगोटीन डन, लेप्टोटीन जाइगोटीन हो गया। पैकिटीन, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, आरबीसी से, या फिर आप चाहते हो तो आप आरसीबी से भी याद रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आर इसमें है रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल, और रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल होगा तो रिकॉम्बिनेंस एंजाइम साथ में उसके पीछे बिछाई जाएगा। फिर उसके बाद सी से होगा क्रॉसिंग ओवर, और बी की जगह आप पी रख लो क्योंकि सिमिलर साउंडिंग है, तो बी की जगह पी रख लो। तो पैकेटिंग, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल, रिकॉम्बिनेंस एंजाइम, ये चीज आएगी पैकेटिंग में।
इजी है बिल्कुल, आपको है ना ऐसे वर्ड टू वर्ड याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर किस में होगी, तो वो बोलेंगे कि किस में होगी, तो ऑप्शन देंगे तो आपको बताना है पैकेटीन में होगी। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इन केस अगर कुछ भी इसमें से समझ में नहीं आया, मान लो ऐसा कंसिडर करो, तो ये जो मैंने ऐसे वर्ड्स लिखे वो सब याद रख लो कि किस में कौन सा आता है, क्वेश्चन वहीं से ही आएगा और वहीं आपको मार्क करना है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ घुमाएंगे नहीं। मैं समझा इसलिए रही हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे ये चीज़, तो बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ये बाय हार्ट कर लेते हो, अगर आपको बहुत ही अर्जेंसी है याद रखने की, तो बाय हार्ट कर लेते हो तो एकदम गुड टू गो। ठीक है, बाय हार्ट मतलब ऐसे ही लेप्टोटीन लाइट माइक्रोस्कोपी और साथ में कॉम्पैक्शन, जाइगोटीन गाय शायद, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस और होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग। उसके बाद पैकेटीन आरबीसी या आरसीबी, तो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, रिकॉम्बिनेसेंस है। अब डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, 2 डी वाले बचे। तो एक चीज याद रखना, अगर डी होगा तो कुछ तो डिसोल्यूशन होगा। डिप्लोटीन है तो भी डिसोल्यूशन होगा, डायकाइनेसिस है तो भी डिसोल्यूशन या टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो पहला डिप्लोटीन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो चीज पहले आएगी वो चीज पहले जाएगी, वैसे ही जो चीज पहले बनेगी वो चीज पहले जाएगी। हमको 2 चीज का डिसोल्यूशन करना है इन जनरल पूरे के पूरे इसमें स्टेज में, प्रोफेज 1 के। एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, दूसरा आप सोच सकते हो कि शायद रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का। नहीं करना है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का हम लोगों को डिसोल्यूशन नहीं करना है, कंफ्यूज मत होना, हमें कायस्मेटा का डिसोल्यूशन करना है। ठीक है, एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और दूसरा कायस्मेटा, ये 2 चीज का डिसोल्यूशन करना है, जो हम सीरीज में करेंगे। जो पहले बनेगा वो पहले बाहर जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इन डिप्लोटीन। ठीक है, डी के पहले क्या आता है, सी, तो सी डी की तरह याद रख सकते हो, तो कायस्मेटा और डिप्लोटीन। ठीक है, कायस्मेटा का फॉर्मेशन, कायस्मेटा इज एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन के टाइम पे फॉर्मेशन होता है। कायस्मेटा को आपको ये 3 चीज साथ में रिलेट करके पढ़ना होगा। कायस्मेटा इज एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, और वो तब बनता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं पर लेकिन एंड में थोड़े से रह जाते हैं, तो तब बनता है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। लास्ट डायकाइनेसिस में भी डिसोल्यूशन होगा, आखिरी चीज जो बनी है उसका, दैट इज कायस्मेटा का, यानी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हट जाएगा प्लस ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। ठीक है, एकदम इजी है, ये 1 भी लिख दो, क्योंकि डायकाइनेसिस के बाद मेटाफेज 2 तो नहीं आएगा, है ना। ठीक है, वापस से मैं एक बार बोलूंगी, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होती है जो लाइट माइक्रोस्कोपी पे विजिबल होती है। जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जो कि सिनेप्सिस होता है, उसका मतलब ही सिनेप्सिस होता है। उसके बाद पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा ताकि हमारा डीएनए का एक्सचेंज हो। ये क्यों होता है, कैसे होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल की फॉर्मेशन की मदद से, जो कि आता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम से। फिर आता है डिप्लोटीन, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कायस्मेटा का फॉर्मेशन करता है व्हाइल सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज कायस्मेटा, वेयर द exchange of DNA takes place। प्लस इसमें डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, जो मैं शायद बोल चुकी हूँ अभी। नेक्स्ट डायकाइनेसिस, तो सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा, सेकंड ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। यू कैन आल्सो रिमेंबर इट लाइक डायकाइनेसिस में दोनों टी से होते हैं, टीडी, वो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जस्ट इन केस अगर आपको याद रखना है टीडी भी कर सकते हो। टीडी इज अ टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन, तो टेटनस की जो वैक्सीन होती है उसको टीडी बोलते हैं, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस हुए प्रोफेज 1 के। अब हमारा पूरा का पूरा मियोसिस तो बाकी है, बट गुड न्यूज इज वो इतना डिटेल में नहीं करना, उसके एक दो पॉइंट है वही सब करना है, मेन डिटेल में हमें यही करना था। तो इसको क्योंकि अभी तक शायद आपने नहीं लिखा होगा तो इसे लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक काम करो, एक और पॉइंट ऐड कर लो, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ये क्या बोल दिया मैंने, सेल साइकिल हो रही है तो इसको सालों तक क्यों चलना है, वो चलता है उस साइट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डिप्लोटीन तक पहुंचती है वो सेल, उसकी सेल साइकिल की, फिर आके
सेल साइकिल में डिवीजन होना ही बंद हो जाता है, वो रुक जाती है वहीं पे। फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद, महीनों या सालों के बाद, वो आगे फिर डिवीजन चालू करती है डायकाइनेसिस पे। बहुत टाइम तक वो डिप्लोटिन पे ऐसे अटकी हुई रहती है, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, मैं इस जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, जो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप अभी देख रहे हो, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो जो है ना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट, वो भी मैंने कर ली थी पहले। बट देन एज सुन एज आई फिनिश्ड एवरीथिंग एंड आई सॉ द वीडियो, आई रियलाइज कि माइक तो बंद था, मैंने जो भी बोला है कुछ भी आवाज़ नहीं आई है, तो अब मैं वापस उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। एनीवेज, चलो मेटाफेज 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज 1 हो चुका है, चालू करते हैं मेटाफेज 1 से। अब सिंपल है, अभी कुछ नहीं है। हमारे 2 क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ, इतना तो याद है ना, जिनके साथ क्या हो चुका था, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी। तो अब ब्लैक में थोड़ा सा ग्रीन क्रोमोसोम डालूंगी मैं, और ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसा होगा मेटाफेज 1, ऐसा दिखेगा। तो इसमें अगर आप नोटिस करो तो मेटाफेज इन जनरल माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। जो माइटोसिस था उसके अंदर भी सेम ही दिख रहा था, पर डिफरेंस ये था कि क्रोमोसोम जो नंबर थे वो एक ही क्रोमोसोम था, ऐसे होमोलोगस ऐसे पैर में नहीं थे, वो एक ही था, इसलिए 1 मेटाफेजिक प्लेट वाज फॉर्म्ड। बट मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेजिक प्लेट विल बी फॉर्म्ड। कितनी होगी? 2 मेटाफेजिक प्लेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछते हैं कि किस में 2 मेटाफेजिक प्लेट होती है, या मेटाफेज 1 में क्या ऐसा अलग होता है मेटाफेज 2 से, या इन जनरल मेटाफेज से। क्योंकि मेटाफेज 2 और मेटाफेज सेम होगा, माइटोसिस और मियोसिस 2 सेम होता है, तो वैसे इसमें डिफरेंस पूछते हैं, तो आपको बोलना है कि 2 मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन होती है मेटाफेज 1 के अंदर। नेक्स्ट, मेटाफेज के बाद क्या था? एनाफेज। वेरी इंपॉर्टेंट एनाफेज 1। इसको पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। अब एनाफेज में क्या होता है? इन जनरल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब दोनों अलग अलग पोल्स पे जा रहे होते हैं, तो सेपरेशन ऑफ, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम, याद है ना, अभी मैंने बताया था जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, और इसमें होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या इसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई? बताओ मुझे, हुई? नहीं हुई, ऑब्वियसली सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई। क्या एनाफेज 1 में, सॉरी, इन जनरल माइटोसिस के एनाफेज में हुई थी स्प्लिटिंग? हाँ हुई थी। उसमें ऐसे के बाद कैसा हो गया था? ऐसा हुआ था, यानी सेंट्रोमियर स्प्लिट होके क्रोमोसोम अलग अलग हो गए थे। पर इधर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है, वो जो 2 क्रोमोसोम साथ में थे, एक चला गया ऊपर अपने घर, दूसरा चला गया नीचे अपने घर, ठीक है। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई, प्लस इसमें हुआ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ये कैसे हुआ उसकी बात मैं आपको बताती हूँ, जो मैं वहां पे जाइगोटिन में बता रही थी आपको, तो ध्यान से सुनो। ये एक क्रोमोसोम है,
ये दूसरा क्रोमोसोम है जो मस्त घूम रहा है अपना। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 2 है, ठीक है। ये पहली चीज। अब जाइगोट में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं। अभी भी क्रोमोसोम 2 इन नंबर ही है, क्योंकि हम ये 2 क्रोमोसोम मान रहे हैं, ठीक है। अब हम एनाफेज में जब आएंगे तो ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इस सेल की तरफ जाने लगेगा, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इस सेल की तरफ जाने लगेगा। तो इस वाली सेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 1। इस वाली सेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 1। तो क्या यहाँ पे रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम हुआ? यहाँ पे 2 थे टोटल, पर अब 1 हो गया, तो रिडक्शन हुआ? हाँ हुआ। कैसे हुआ? पहले 2 क्रोमोसोम थे जो पैर हो चुके थे और पैर होके घूम रहे थे मजे से। अब एनाफेज में क्योंकि वो स्प्लिट हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, तो अब दोनों जगह 1-1 आ गया, तो यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि हमने माइटोसिस में भी तो यही किया था, उसमें तो क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ था, वो इसलिए था क्योंकि ऐसे क्रोमोसोम थे, एस फेज के बाद ऐसे हो गए। इसमें भी सेम ऐसे क्रोमोसोम थे, एस फेज के बाद ऐसे हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, चलो दूसरा भी क्रोमोसोम बना देते हैं। 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। वो गए थे एस फेज में, उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद गए एनाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ? इसकी स्प्लिटिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्प्लिटिंग। तो ये इधर इधर 2 क्रोमोसोम इधर, तो इस सेल के पास भी 2 क्रोमोसोम है, इस सेल के पास भी 2 क्रोमोसोम है। तो इसमें रिडक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रही है। इसमें स्प्लिट नहीं हो रहा है सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम नीचे जा रहा है, एक क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है। आप ऐसा समझ लो ना कि जितने भी क्रोमोसोम है, ये 4 क्रोमोसोम है अगर फॉर एन एग्जांपल, जो सेल में ऐसे या तो मिले हुए या तो छुट्टे घूम रहे, कैसे भी घूम रहे हैं। अगर मैं हर क्रोमोसोम को तोड़ तोड़ के एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे भेजूंगी, तो दोनों जगह सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो पहले थे, क्योंकि मैंने सारे क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया। पर अगर मैं ऐसे एक क्रोमोसोम नीचे, एक क्रोमोसोम ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे, एक क्रोमोसोम ऊपर भेजूंगी, तो दोनों के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो ओरिजिनली थे, जो हमने मियोसिस में किया। तो एनाफेज में इंपॉर्टेंट क्या है? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होगा और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट स्टेज है मियोसिस 1 की, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज 1 में हमेशा आधा बोलती हूँ, पूरा बोलना है। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 कोई भी कुछ नया नहीं है, इसमें वही सब चीजें होगी जो टीलोफेज इन जनरल में होती थी। क्या क्या चीजें होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डायाकाइनेसिस में डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर हो जाएगा, पता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। तो उसमें यही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर होता है वो रीअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस भी लिख देते। स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए थे, वो अब डीजेनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा क्रोमेटिक मटेरियल डीकंडेंसेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन। इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही सेम है जो नॉर्मल टीलोफेज में होता था, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर मियोसिस 1। अगेन मेटाफेज 1, 2 मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन, एनाफेज 1 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, एनाफेज में होगी जो मेटाफेज में होता है, एनाफेज 1 में नहीं होगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या था कि रिडक्शन, हाँ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। 3 चीजें। टीलोफेज में वही सेम चीज होगी जो नॉर्मल माइटोसिस के टीलोफेज में होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस आएंगे, स्पिंडल फाइबर जाएंगे, डीकंडेंसेशन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। अब मियोसिस 1 के बाद क्या आएगा? क्या हमारा काम यहाँ पे हो गया? नहीं, मियोसिस 1 के बाद आएगा 2। मियोसिस 2 जो होगा वो इसके नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में भी होता है इंटरकाइनेसिस, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।